बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और दिन का आगाज अच्छे से कर रहे होंगे। ना सिर्फ दिन का बल्कि हफ्ते का आगाज, क्योंकि मंडे है जनाब, तो आपको तमाम तर तैयारियों के साथ हफ्ते में उतरना पड़ता है। इसके साथ साथ मौसम का ख्याल रखना पड़ता है। मौसम की बात करें तो हीट वेव्स चल रही हैं जनाब, मुल्क में दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है और इसकी वजह से PSL भी मुतासिर हो रहा है। कई मैचेस को शिफ्ट किया जा रहा है, मुख्तलिफ शहरों से लाहौर मुंतकिल किए गए हैं। मुल्तान से मैचेस लाहौर मुंतकिल किए, जिस पे तफसीलन बात करेंगे। और इसके अलावा दिलचस्प मुकाबले जारी हैं, उम्मीद आप उससे महसूस हो ही रहे होंगे। साथ साथ लाहौर में खेले गए मैच की भी बात करेंगे और कोयटा ग्लैडिएटर्स की भी बात करेंगे, जिन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई है और उन्होंने ज़ल्मी को हराया है। बाबर आजम की भी बात होगी, जिनका जो पहले मैच में आपने देखा ही है कितने वलवले के साथ उतरे। उन्होंने निस्फ सेंचुरी भी बनाई, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि निस्फ सेंचुरी जड़ने के बाद वो एक बार फिर ज़ल्मी उसी स्टैटिक स्टेट में आ गई है जिसमें वो मैचेस तवातुर से हार रही थी। इस वक्त अब जानते हैं मुल्तान सुल्तान में बाबर आजम की वो परफॉर्मेंस नहीं रही जिस तरह से आप बता रहे हैं। वो 50 हमें वही वाली थी जिसके बाद हमें लगा था कि शायद वो फॉर्म में वापस आ गए हैं और जो है वो उसी तरीके से याद रखना चाहिए कि वो उसी तरीके से परफॉर्म करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है जनाब। आपको ये बता दें कि कोयटा ग्लैडिएटर से पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 178 रन बनाए थे और इसमें डिफरेंट प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा जो है वो स्कोर किया। चैपमैन 33, कोशल मैंडिस 32, साउथ शकील 32, फिन आलन 31 और रॉयली रोसो ने 27 रन बनाए और वो नुमाया रहे। अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात कर ले तो जनाब पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का कब्जा है, वो पहली पोजीशन पर बराजमान है। मैच नहीं हारे। हाँ, लेकिन हाँ जो दूसरे नंबर की पोजीशन है वो तब्दीलियां उसमें आ रही हैं। उसमें पहले लाहौर कलंदर्स थी, फिर उसके बाद वो जगह तब्दील हो गई, लेकिन अब फिर वापस लाहौर कलंदर्स जो है वो 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स तीसरे और कराची चौथे नंबर पर मौजूद है। और ये चाहते ना चाहते हुए है ना, फिर भी PSL की बात जैसी शुरू होती है ना तो इतना कुछ कहने को होता है कि शुरू में ही प्रोग्राम के शुरू में ही हम उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया में भी बहुत कुछ हो रहा है और मेरा ख्याल है बड़ी खबर में सबसे पहले उसी पर बात करते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, जिसके जाल में भारत खुद ही फंसता चला जा रहा है और आलमी सतह पर भी भारत को मुंह की खानी पड़ रही है। सलामती काउंसिल में भारत पहलगाम वाक़े के खिलाफ करारदाद में मर्जी के अल्फाज शामिल कराने में नाकाम हुआ है और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। बयान में पहलगाम की बजाय जम्मू कश्मीर का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए वाक़े में जख्मी होने वालों की जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। उधर सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान से खवारजियों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। 54 खवारिज झुलाक कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब और 26 और 27 अप्रैल की शब शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में कार्रवाई की गई और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दुश्मनों को वाज़े और दो टोक पैगाम भी दे दिया और वो ये कह रहे हैं कि हालिया दिनों में किसी भी ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की ये सबसे बड़ी तादाद है। जवानों ने 3 तरफ से हमारे जवानों ने उनके ऊपर अटैक किया और 54 ख्वारिज जहन्नम रसीद किए। ये इस ऑनगोइंग ऑपरेशन का सबसे बड़ा नंबर है। आज के दिन तक इतना बड़ा नंबर एक ही वक्त में जहन्नम रसीद कभी नहीं हुआ। एक्सप्लोसिव्स और एम्यूनेशन उनके पास से रिकवर वहाँ पे हुआ है और अच्छा खासा तादाद में हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल जंग करने के लिए आ रहे थे और वो पूरी तैयारी के साथ आ रहे थे। ये दोबारा कहीं से दाखिल होने की कोशिश करेंगे, हम इसी तरह इनको पकड़ेंगे, इसी तरह इनको मारेंगे, चाहे वो किसी भी साइड से आने की कोशिश करें, चाहे वो किसी भी तरीके से दहशतगर्दी कराने की कोशिश करें, चाहे वो IEDs की फॉर्म में हो, चाहे वो इन ख्वारिज की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में। इंशाल्लाह ताला उन सारी साजिशों को हम नाकाम बनाएंगे। बिलाशुबा पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई थी। उधर भारत की इंतहा पसंदी बरतानिया जा पहुंची और लंदन में इंतहा पसंद भारतीयों का पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला और इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के शीशे तोड़ दिए और बिल्डिंग पर रंग भी फेंक दिया। लंदन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक शरपसंद हिंदू को गिरफ्तार कर लिया है और लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने भारत को 2 टोक जवाब दिया।
अमन एक बेहतर रास्ता है, ये कह रहे थे डॉक्टर फैसल। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा साकदार का सऊदी अरब, ईरान और दीगर ममालिक के साथ रब्ता हुआ है और पहलगाम वाक़या चीन ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। इस वाक़े पर चीन के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात को समझते हैं और खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की भी भरपूर हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और भारत सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, मसाइल के हल के लिए बातचीत के रास्ते को अपनाएं। उधर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है, वो लिखते हैं कि जी भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद नरेंद्र मोदी ने 1 दर्जन से ज़ायद आलमी रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की है। भारत ने 100 गैर मुल्की मिशंस के सिफारतकारों को वजारत ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी है। इन ब्रीफिंग से आगाह जो 4 सिफारतकार हैं, उन्होंने ये बताया कि नई दिल्ली बज़ाहिर अपने हमसाया और रिवायती दुश्मन के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए केस बना रहा है। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारत गैर मुल्की सफ़ीरों को भी ऐसा सबूत नहीं दे सका जो पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ सके। भारतीय हुकाम ने बताया कि उनकी तहकीकात जारी हैं, भारत को मालूम इकट्ठी करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। ये है जी ओवरऑल सिनेरियो, इस पर हमने करनी है डिस्कशन। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफीर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सलाम, सुबह बखैर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो पहलगाम वाक़े पर ये जो एक तो भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा हमें देखने में आया और उसके बाद जो हुकूमत पाकिस्तान की पेशकश है कि दुनिया से गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाएं, आप गवर्नमेंट की इस पेशकश को कैसे देखते हैं? नहीं, गवर्नमेंट की ये पेशकश तो एन बिल्कुल जो इंटरनेशनल कवानीन है उसके मुताबिक है और बड़ा लॉजिकल है। दुनिया के सामने मैं तो बहुत सारे प्रोग्राम में इसका जिक्र कर चुका हूँ, हुकूमत ने भी कर दिया। और सबसे इसका लिटमस टेस्ट, सबसे तो बेहतर टेस्ट ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 47 के तहत यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लोग बॉर्डर पर हैं, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं, तो वो उनको इंडिया को वायलेट कर रहा है इंडिया कि उनको इजाजत नहीं देता है अपने इलाके में जाने की। तो क्यों नहीं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा कई मरतबा लिख चुकी है कि ये एक इंटरनेशनल कानून है, इनको आप अपने इलाके में छोड़ें, ये ऑब्जर्व करें, दुनिया को बताएं कि आपके इलाके में क्या हो रहा है। तो जब ये वाकया हो गया तो इससे बड़ी बड़ी और क्या बात हो सकती थी। वो आधे घंटे के फासले पर थे, 1 घंटे के, उसको बुला लेते और कहते कि भाई आप देख लें कि क्या हुआ है। नहीं किया। फिर अब पाकिस्तान ने नो वन लेस देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज गिवन दिस ऑफर दैट यू कैन गेट द इन्वेस्टिगेशन डन, यू नो, एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि अब हम इंडिया की इन्वेस्टिगेशन तो नहीं मान सकते हैं क्योंकि उसका तो फॉल फ्लैग ऑपरेशन है। तो इस लिहाज से दुनिया अब फिर इन्वेस्टिगेशन के तरीक़ाकार हैं। इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल को नहीं छोड़ता है, इंडिया इंक्वायरी ऑफ कमीशन को, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बारे में कई मरतबा इंडिया से कहा हुआ है कि जो कश्मीर में हो रहा है उस सिलसिले में हम एक इंक्वायरी कमीशन भेजना चाहते हैं। इंडिया कहते हैं नहीं, हम नहीं आने देंगे। तो फिर इसका मतलब तो ये साबित हो गया ना कि इंडिया जब थर्ड पार्टी को भी नहीं मान रहा है और पाकिस्तान के इस ऑफर को तो फौरन सिद्दीक दल से कबूल कर लेना चाहिए था। अगर वो उनके नियत में कोई अगर खोट नहीं है तो कर लेना चाहिए था। तो ये तो बड़ी एक मंतकी बात है और इसी मंतकी बात को दुनिया अक़वाम तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है। हमने पहुंचाया, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा ने हमारा पहुंचाया, लेकिन वो चंद जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं उनको बता दिया, ठीक है। लेकिन उससे हटकर दुनिया अक़वाम को बताने के लिए हमारे जितने भी मिशन हैं उनको एक्टिवेट बहुत चाबुक दस्ती से हो जाना चाहिए। और यही बात जो हम अभी जिसके सीधा करें उसको बताना चाहिए उनको, दुनिया की, ताकि पता पड़ जाए। बिल्कुल। क्योंकि ये जो ये भी बताइएगा कि हमने देखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स भी अब लिख रहा है कि ये केस बनाया जा रहा है जिसको अटैक का बहाना बनाया जाएगा। आपको लगता है ऐसा कोई बहाना बनाकर अटैक किया जा सकता है? क्योंकि हमने मोदी सरकार को देखा है, उनका स्टाइल ऑफ जो पॉलिटिक्स है वो यही है कि कोई ना कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके कुछ दिन उसका चर्चा किया, उस पर अपनी जो है सियासत चमकाई और उसके बाद फिर इलेक्शन जीत लिए। आपको लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट से यही तो आप कर सकते हैं, यही एक सिनेरियो बिल्ड किया जा रहा है, यही दुनिया की राय हमवार करने की इंडिया की तरफ से कोशिश की जा रही है। इसमें मुगालता हमें नहीं होना चाहिए और इसका काउंटर भी हमें करना चाहिए। तो लिहाजा इसमें कोई मुगालते की बात नहीं है। बिल्कुल दुनिया के हर कोने खांचे में हर जगह इंडिया एक्टिवेट हो गया है और वो अपना केस पेश कर रहा है ताकि जब वो पाकिस्तान पर
हमला करने की कोशिश करे। हमने तो बता दिया अगर वो हमला करेगा तो हम क्या करेंगे, उस पर मैं आता हूं, लेकिन ताकि वो पाकिस्तान पे जब हमला करे तो उस पर नुक्ताचीनी ना हो सके और उसको दुनिया की सपोर्ट मिल सके। और सबसे बड़ा नुक्ता यही है कि वो आज से कई दहाइयों से ये राग लापता रहा है इंडिया, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म हो, चाहे इंटरनेशनल कोई प्लेटफॉर्म हो, या अमेरिका का कोई भी बड़ी शख्सियत उनके मुल्क को विजिट करे तो कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है और फिर वो कहते हैं कि दरअंदाजी हुई है, पाकिस्तान की तरफ से लोग आए हैं। यही तो केस बनाना चाहता है इस मरतबा। इस दफा मामला सीरियस है, इस दफा मामला आसान नहीं। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बयान कर दिया है दुनिया के सामने, बहुत तरीके से बयान कर दिया है दुनिया के सामने कि हम क्या करेंगे। हमने बता दिया है कि जो अगर इंडिया ने ये हरकत की किसी लिहाज से भी हमारी तरफ देखने की, आने की, हमला करने की, तो हम उसका जवाब देंगे। और हमने बता दिया है कैसे जवाब देंगे हम, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने। और फिर उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 1 के तहत हमारा हक है। हमने पहले से बता दिया कि हमारा हक है, अगर आप हमारे पास आए तो हमारे पास ये कैपेबिलिटी है। आपने देख लिया था कि जो पहले आप आए थे 2019 में, तो हमने आपके साथ क्या किया था, चाय वगैरह की प्याली पिला के और किस तरह रवाना किया था। और इस दफा हमने बहुत ज्यादा प्यालियां बनवाई हुई हैं चाय की। ये सारी की सारी चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र आया। तो लिहाजा बिफिटिंग जवाब है हमारे पाकिस्तान की तरफ से और बड़ा कैलकुलेटेड जवाब है। और खासकर आपने देखा है कि जो एयर स्पेस बंद करने की वजह से नुकसान पहुंचाया गया मईशत को, आपको पता है सारी जंगें अब इसी मईशत की बुनियादों पर ही होने लगी हैं। कोई डायरेक्ट जंग तो हो नहीं। जिस तरीके से डॉक्टर साहब अभी हम बात कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का जिक्र किया, अभी अली ने भी किया और आपने भी जिक्र किया, तो बेसिकली ये चीजें तो हम पर पहले से वाज़ेह थी और हमें पता था कि इंडिया ऐसे ही ग्राउंड सेट करता है और उसके बाद कोई ना कोई प्लानिंग जरूर कर रहा होता है इसके पीछे। अब जिस तरीके से मोदी का इंग्लिश में स्पीच करना और फिर डिफरेंट सिफारतकारों को बुलाकर उनको इसकी एक्सप्लेनेशन देना, और फिर जब उनमें से 4 हैं वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये प्लानिंग की जा रही है कि आगे कोई इसको वजह बनाकर अटैक किया जा सकता है, तो आपको लगता है कि उसके लिए हम भरपूर तरीके से तैयार हैं? जी हाँ, मैं जिस तरह बता रहा था कि हमने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उसको बता दिया है कि न सिर्फ हम तैयार हैं बल्कि हम उसका जवाब उससे बेहतर तरीके से देंगे और उसकी तैयारी हमारी है और हम दुनिया के एंड जो इंटरनेशनल कानून है उसके मुताबिक उसका जवाब देंगे। हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की जंग में हम मुब्तला हों, लेकिन अगर मुसल्लत करेगा इंडिया हम पर तो ये हमारा इंटरनेशनल कानून यूएन चार्टर के मुताबिक हक होगा कि हम उसका जवाब दे सकें। और क्योंकि 2 न्यूक्लियर स्टेट हैं इसलिए दुनिया सहमी सी है, दुनिया डरी सी है कि ये अगर फ्लैश पॉइंट पर बात आ गई, हम तो कभी नहीं चाहते हैं कैसी फ्लैश पॉइंट पे बात आए। हमने तो कन्वेंशनल तरीके से ही जो उनका हमने मजा चखाया था अमीन लंदन के हवाले से, वो तो दुनिया ने देख लिया कन्वेंशन तरीके से। हम नहीं चाहते हैं कि हम उस फ्लैश पॉइंट पर पहुंचे, लेकिन अगर इंडिया उस फ्लैश पॉइंट पर पहुंच रहा है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पर, हमने तो अपने डिफेंस के लिए रखा हुआ है, तो हम डिफेंस तो करेंगे ना अपना, दुनिया को पता है। इसीलिए दुनिया को इस बात का खदशा और खतरा है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि वो नौबत वहां आ जाए, क्योंकि जंग छेड़ी तो जा सकती है, जंग को रोकने का जो है मैकेनिज्म वो जरा मुश्किल होता है। और फिर रोकते रोकते कोई बड़ा वाकया और बड़ा हादसा, दुनिया को पता है कि अगर कोई ऐसा वाकया कहीं भी हो जाए दुनिया में जो 2 न्यूक्लियर ममालिक के दौरान, तो आपने एक रिपोर्ट आई है जो कि मिस्टर ब्राइन की है, प्रोफेसर हैं कोलोराडो यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बताया है कि दुनिया के 1 से 2 बिलियन लोग उसी वक्त लुकमा अजल बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी के, लो इंटेंसिटी की भी हो तो मिलियंस ऑफ पीपल वुड डाई, क्लाइमेट वुड चेंज एंड पीपल वुड स्टार्ट डाइंग विद हंगर एंड द डिजीजेस। तो उनको न सिर्फ नुकसान होगा बाकी चीजों को, और वो फिर सरहदें नहीं देखता। मैं आपको बताता चलूं, साइंटिफिक रिपोर्ट के मुताबिक, अपने अजीज के तमाम लोगों को भी अंदाजा हो जाए कि जब
ऐसी कहीं भी फ्लैश पॉइंट हो, फर्ज कर लें अमेरिका रूस के दरमियान हो जाए, तो उसमें जो गुबार जाएगा हवा में 7 दिन के अंदर वो रेडियो एक्टिव डस्ट एंड पार्टिकल पूरी दुनिया में फैल जाएगा 7 डेज के अंदर। ये तो आप अंदाजा करें कि दुनिया जंगी जुनूनियों को तो होश के नाखून लेने चाहिए, और जैसे ही ऐसी कोई सूरत हाल बनती है आप देखते हैं कि भारत की जानिब से ही ऐसे इकदाम किए जाते हैं, ऐसे बयानात दिए जाते हैं जिससे वो जंग की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जबकि पाकिस्तान एक डिफेंसिव मोड में दिखाई देता है। और हमेशा जब भी बयान सामने आता है यूं ही लगता है पाकिस्तान एक मोहतात तरीके से इंतहाई कैलकुलेटेड, क्योंकि हम इंटरनेशनल कानून की पासदारी करते हैं, इसलिए हम ये हमेशा करते हैं। राइट तो अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि इस वक्त चाइना का क्या रोल है और कितना बड़ा स्टेक होल्डर है वो इस सारी सिचुएशन में, जिसमें खासकर इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन शामिल है? हमेशा की तरह हम इस मर्तबा भी चाइना के ममनून और मशकूर हैं। चाइना हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। आपने सिक्योरिटी काउंसिल का जिक्र किया, जो रेजोल्यूशन पास हुआ है 48 घंटे का भी, आपने उसका जिक्र किया कि किस तरह अल्फाज कौन कौन से शामिल करवाना चाहता था इंडिया, और अमेरिका ने वो रेजोल्यूशन मूव किया था। और अमेरिका क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा अलाय है, और अमेरिका उनके जो है कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन अमेरिका के इस वक्त जियोपॉलिटिकल अहदाफ में हासिल करने के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क, एक बहुत कलीदी मुल्क है। तो लिहाजा उस सूरत हाल के तहत क्योंकि अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी का सबसे अहम नुक्ता है कंटेनमेंट ऑफ चाइना, और उसकी वजह से इंडिया की इस पूरे खित्ते में अमेरिका की नजर में सबसे ज्यादा अहमियत है, जिसकी वजह से रेजोल्यूशन अमेरिका ने पेश किया, लेकिन वो रेजोल्यूशन वीटो हो जाना था और हमारे दोस्तों की वजह से हो जाना था, चाइना की वजह से हो जाना था, जिसकी वजह से होता तरीकाकार क्या है सिक्योरिटी काउंसिल का। मैं यूनाइटेड नेशंस में रहा हूँ काफी अर्सा और तैनात रहा हूँ। तरीकाकार ये है कि जब कोई रेजोल्यूशन कोई मुल्क पेश करता है तो वो इससे पहले के जाके फ्लोर ऑफ द हाउस पर उस काउंसिल के अंदर डिस्कस हो, वो P5 कंट्रीज आपस में पहले, और बाकी भी कंट्रीज जो 10 बाकी हैं, वो आपस में कंसल्टेशन करते हैं। उस कंसल्टेशन के दौरान वो कहते हैं कि भाई अल्फाज चेंज करो वरना हम वीटो कर देंगे। तो फिर उस तरीके से गिव और टेक के मामले में अल्फाज चेंज किए। फिर हुआ क्या कि वो चाहते थे पुलवामा का हो, वो चाहते थे कि किसी तरह दरअंदाजी का जिक्र हो जाए, लेकिन वो सारे अल्फाज जब निकले तो फिर सारों ने वोट दिए, वरना वो वीटो हो जाना था। तो हालांकि आप देखें कि जब 1919 में जब हुआ ये, तो उस वक्त उस वाक़े में इन्होंने दरअंदाजी का जिक्र कर दिया था सिक्योरिटी काउंसिल में। इस दफा वो नहीं करा सके, जो कि हमारी एक मेच्योर और हमारी एक बड़ी कैलकुलेटेड और कैलिब्रेटेड जो सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी कमेटी की, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो आउटकम थे, जो इलामिया था, उसको अगर देखें तो बड़े जचे तुले अल्फाज में बिल्कुल जो इंटरनेशनल कानून के फ्रेमवर्क के अंदर वो सारे के सारे पॉइंट्स दिए गए थे, जिससे दुनिया को भी पता है कि पाकिस्तान एक मेच्योर तरीके से इसके आगे बढ़ रहा है। इस मामले में नीजर अपनी वो रिएक्शन नहीं दे रहा है। जो इंडिया ने किया, हमने उसकी रेसिप्रोसिटी की सिर्फ, और उसी दायरे में रहते हुए रेसिप्रोसिटी की, हम उससे आगे नहीं गए। तो लिहाजा ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का भी आया रेजोल्यूशन, वो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बाकी जो ममालिक हैं उन्होंने भी हमारा साथ दिया। और ये बहुत बड़ी सफारती महाज पर हमारी कामयाबी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल जो सिचुएशन बनी गाम वाक़े के बाद, उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया है वो कितना अप्रोप्रिएट है, और जो इस वक्त हमारी जो एलाइज कंट्रीज हैं, जो हमारे दोस्त ममालिक है, वो इस कशीदगी को कम करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, उसके हवाले से हमने गुफ्तगू की। अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। अब बारी है बात करने की PSL के बारे में, क्योंकि उसके दिलचस्प मैचेस जारी हैं, शानदार मुकाबले हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज लाहौर में खेले गए मैच में हमने आपको पहले भी तफसील बताई, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने शानदार कारकर्दगी पेश की, और पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने 178 रन बनाए, 179 रन का हदफ दिया, और चैपमैन ने 33, कौशल मेंडिस ने 32, सऊ शकील ने 32, फिन एलन ने 31 और राइली रूसो ने 27 रन बनाकर नुमाया कारकर्दगी इसलिए दिखाई है कि तमाम बैट्समैन ने कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन साथ दी। 179 रन का हदफ था जनाब ताकू में पेशावर ज़ल्मी की इब्तदाई 5 विकेटें 50 के स्कोर पर ही गिर गईं। 21 के स्कोर तक तो बाबर आजम की भी विकेट गिर चुकी थी। हुसैन तल्लत 39 रन बनाए, उन्होंने बाबर आजम ने 12, मोहम्मद हारिस ने 17, ओवन ने 15 रन बनाए, और कोयटा ग्लैडिएटर्स के फ़हीम अशरफ ने 5, खुर्रम शहजाद ने 2 और वसीम जूनियर, अबरार अहमद और मोहम्मद आमिर ने एक खिलाड़ी को आउट किया।
टूर्नामेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स के साथ जनाब टेबल पर सबसे पहले नंबर पर विराजमान है और अभी तक कोई मैच नहीं हारे हैं, जिसके बाद जितनी भी टीमें आ रही हैं वो कभी लाहौर कलंदर्स हमें दिखाई देती है, कभी कराची किंग्स हमें दिखाई देती है। तो इस वक्त लाहौर कलंदर्स 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है और कोयटा ग्लैडिएटर ने जो तीसरी पोजीशन थी वो छीन ली है कराची किंग्स से 6 पॉइंट्स के साथ। इस वक्त हमें कोयटा ग्लैडिएटर्स 5वें से तीसरे नंबर पर दिखाई देती हैं और उधर PSL के मुल्तान में जो शेड्यूल्ड मैचेस थे जनाब, अब उन्हें लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। मुख्तलिफ वजूहात उसकी बताई जा रही है। मुल्तान सुल्तान होम ग्राउंड के एडवांटेज से महरूम हो गया है और 1 मई का शेड्यूल मैच लाहौर में होगा। रूल्स के तहत कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान को 5-5 मैचेस होम ग्राउंड में खेलना थे और मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का मैच और उसके साथ लाहौर और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच भी होगा। मुल्तान में शेड्यूल 10 मई का मैच अब 11 मई को होगा। इस पर हम बात करते हैं। जी हाँ, इस पर हमने बात करनी है। मैं ज्वाइन कर चुके हैं हमारे तज्जियाकार सैयद मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप दोनों कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे सबसे पहले तो ये जो ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले चल रहे हैं, जिस तरह से भी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि नींदें उड़ाई हुई हैं इन्होंने हमारी, तो फिलहाल ज़रा पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 का जो कल वाला मुकाबला था उस पर बात करते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस और पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस, क्या कॉमेंट करेंगे? हमें लगा था कि शायद बाबर आजम फॉर्म में वापस आ रहे हैं या फिर कुछ तब्दीली हो सकती है, लेकिन फिर उम्मीदों पर पानी फिर गया। यार कमेंट्स देने के लिए काबिल शायद छोड़ा नहीं पेशावर ज़ल्मी ने। मुझे पता फैन फॉलोइंग भी है। अगर चले थोड़ा सा टीम, अगर पॉइंट ऑफ टीम की बात अगर करूं, उससे पहले मैं बात करूंगा डग आउट की बात करूंगा। हमेशा जो एक माइंडसेट होता है, जिस वक्त आप टीम सेलेक्ट करते हो तो आपका जो कॉम्बिनेशन है बड़ा मैटर करता है कि बाहर जो टीम मैनेजमेंट बैठी हो किस तरीके से बनाती है। इंजमाम भाई वहाँ मौजूद है, मुश्ताक अहमद मौजूद है, अकरम भाई मौजूद है, बड़े नाम है, छोटा नाम वहां पर कोई भी नहीं बैठा। वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स है क्रिकेटिंग का। लेकिन समझ नहीं आ रही ऑन द पेपर आप देखो तो पेशावर ज़ल्मी आपको बड़ा तगड़ा स्क्वाड नजर आता है, लेकिन जब आप प्लेइंग कॉम्बिनेशन की बात करते हो स्टिल अभी तक कुछ कंफ्यूजन है। अगर कैडमोरे की बात करूं जो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, मैं बड़ा हैरान था क्योंकि मैं खुद इस वक्त PSL की ड्राफ्टिंग में मौजूद था जब इसको वाइल्ड कार्ड एंट्री पे पिक किया गया था। हमेशा जब भी आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तो आप कोशिश वही देखते हो कि रिसेंटली किस लड़के ने किस लीग के अंदर परफॉर्म किया। कैडमोरे की आज को परफॉर्मेंस थी नहीं कैडमोर की, जब आपने इसको पिक किया और वाइल्ड कार्ड एंट्री पे आपने पिक किया था। वो आपको नजर आ रहा है PSL के अंदर जो मिडिल ऑर्डर का मसला बना हुआ आपको साफ क्लियर नजर आ रहा है। सादरान नजीब सादरान बाहर बैठे हैं जो कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, आप उनको अभी तक चांस नहीं दे रहे। फिर मास सदाकत एक डोमेस्टिक का बड़ा अच्छा एक परफॉर्मर है, उसको अभी तक चांस नहीं दिया गया। तो बहुत सी चीजें इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के डग आउट में चल रही हैं। अगर थोड़ा सा बाबर आजम की बात करें तो जब आपकी फॉर्म नहीं लगी होती तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि आप कोशिश करते हो कि उस पोजीशन को चेंज करके आप मिडिल ऑर्डर के अंदर आ जाओ, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आपको मिल जाती है। हारिस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप साइम के साथ उसको ओपन करवा सकते थे। लेकिन मैंने कहा ना जो बाहर थिंक टैंक बैठा हुआ मैनेजमेंट बैठी है, समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो किस थिंक टैंक के बदौलत चल रहे हैं। ऑब्वियसली वहां पर बैठे उनको बेहतर मामलात का पता है, लेकिन अब बहुत सी चीजें इस वक्त उनके खिलाफ जा रही हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस की बात करें, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें। और जो सूरत हाल पेशावर ज़ल्मी की है इस टूर्नामेंट में, अब मैं कह रहा हूं कि मुश्किल है उनका रहना, आसान नहीं है। देखिए आप बैक टू बैक मैचेस आ रहे हैं, अब जितने मैचेस आ रहे हैं आप चाहे जीत भी जाए लेकिन बहुत अच्छे रन रेट से आपने जीतने हैं, तब जाके आप सर्वाइव करेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट आपका मैं कहता हूं टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। बिल्कुल, जहां पर एक जानिब हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को देख रहे हैं, बेहतरीन उनकी कारकर्दगी चल रही है, वहां ऐसी सूरत हाल में सर्वाइव करना शायद ज़ल्मी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। हम अवैस इस पर बात के मैच पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये बताइएगा कि ये जो मैचेस को एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल किया जा रहा है, क्या उसकी वजह ब्रॉडकास्टर्स है, क्या उसकी वजह हीट वेव से बचाव है, या उसकी वजह ये भी हो सकती है कि लाहौर में शायकीन जो है वो ग्राउंड्स का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर काफी क्राउड देखने को मिल रहा है? देखिए ऑब्वियसली अभी तक क्योंकि स्टेटमेंट तो सच आई नहीं है, लेकिन जो मुझे खबर थी हीट वेव का ज्यादा आपको पता है जो ब्रॉडकास्टर्स का इश्यू बना हुआ है, जो मामला पाकिस्तान इंडिया की टेंशन है, उसकी वजह से आपको पता है सारा सेटअप अपना हुआ होता है ब्रॉडकास्टर्स का। उसको फिर आपको पता है कि अल्टीमेटम भी था कि जितनी जल्दी हो वो मुल्क को छोड़ दें, 30 तारीख तक आई गेस उनको कहा हुआ है, तो 2 ही दिन बचे हैं, तो इसलिए शायद वो सारे मामला की वजह से सिर्फ 2 मैचेस हैं जो रीस्केड्यूल हुए हैं यहाँ पर। लेकिन एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान सुपर लीग को, ना तक कि ब्रॉडकास्ट की बैकअप टीम्स तैयार हो चुकी नहीं है, सारे मामला ऑन द लाइन है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा जबरदस्त जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग। लेकिन एक अच्छी बात है कि थोड़ा सा फिर मैं कहता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर, जैसे आपको पता है कि रीवैम्प का ईयर भी है, जो सारी रीवैम्प होनी फ्रेंचाइजेज, और उसके अलावा 2 से 1 टीम जो सी वो बढ़नी भी है। अच्छी बात है, थोड़ा स्प्रेड आउट करना पड़ेगा। देखिए आप फैसलाबाद को खबर आ रही थी कि उसको प्रॉपर रेनोवेशन की तरफ चला गया हुआ है, पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज वहां पर खेली जाएगी, तो अच्छी बात है आप स्प्रेड आउट करें, क्योंकि स्प्रेड आउट करने से आपको ये फायदा है, तो डाइवर्सिटी मिलेगी और क्राउड जो है उसका इम्पैक्ट ज्यादा मिलेगा आपको, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर भी आएगा।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे अवैस ये बताएं कि हमने बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर भी बात की, आपने कमेंट किया, साइम अयूब की क्या परफॉर्मेंस रही है, इस पे क्या कमेंट जरा आप करेंगे? देखिए साइम अयूब का मैंने कहा ना मैं साइम का फैन हूं ना बाबर आजम का इतना बड़ा फैन है, लेकिन साइम अयूब को थोड़ा सा एज आप इसलिए देते हो कि वो एक इंजरी पीरियड से वापस उसका वो स्पैन बीच में आया, तो थोड़ा टाइम लगता है प्लेयर को एडजस्ट होते हुए। आते जो उसने इनिंग्स खेली थी वो इम्पैक्ट इनिंग्स थी, आपको याद हो बड़ी जबरदस्त उसने इनिंग्स खेली, लेकिन मैंने कहा ना थोड़ा सा टाइम प्लेयर को लगता है एडजस्ट होते हुए। लेकिन एक और मसला भी होता है, जिस वक्त आप टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, आपका कॉम्बिनेशन जब ना काम कर रहा हो तो जो प्लेयर जो इनफॉर्म होता है या आउट ऑफ फॉर्म का तो इशू रहता है, इनफॉर्म भी होता है, वो भी प्रेशर फील करता है क्योंकि दूसरा परफॉर्म नहीं कर रहा था। हमेशा कहते हैं ना कि आपने हंटिंग पेयर्स करना होता है, आपके पेयर जो सा परफॉर्म करके आपको देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि साइम अयूब के साथ अगर आप हारिस को ओपन करवाते हैं तो शायद थोड़ा सा एक रिलैक्स पोजीशन में आपको साइम भी नजर आपको आएंगे, थोड़ा सा एक एग्रेसिव स्टार्ट आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप अगर दूसरी टीम कोयटा की बात करें तो जितने भी उनके प्लेयर्स ने जो स्कोर किए, इतने बड़े स्कोर नहीं है, 31 है 32 है, लेकिन आप देखें कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ डैमेज करके किए हैं, 150-160 की स्ट्राइक रेट से खेलते रहे। मसला पेशावर ज़ल्मी का ये है कि आपके ओपनर से लेके आपके तीसरे नंबर का बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहा, वो सारा का सारा प्रेशर आपके मिडिल ऑर्डर के ऊपर आता है, जहां पर अब्दुल समद खेल रहे हैं, हारिस खेल रहे हैं, वो फिर बात है कि ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो थिंक टैंक को बैठ के सोचना पड़ना है। ऑलमोस्ट मैं फिर कह रहा हूँ कि सफर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है पेशावर ज़ल्मी का, यहाँ से उठ के वापस टूर्नामेंट के अंदर आना इम्पॉसिबल है। देखिए आपने बड़े हाई रन रेट से जीतना है, आपने रन रेट को मेंटेन करके रखना है, वो आसान नहीं होगा। कोयटा ने जो पिछले मैचेस खेले हैं बड़े तगड़े मैचेस खेले हैं, तो कोयटा एक बड़ी तगड़ी साइड से आपको देख रहा है। फिन एलन बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि अगर वो परफॉर्म करने लग पड़ा जिस तरीके से उसने कल परफॉर्म किया तो उनको एक कैच मिल जाएगा। सूरत हाल मुल्तान सुल्तान्स की भी वैसे बिल्कुल ऐसी ही है। हाँ, मुल्तान सुल्तान्स तो बिल्कुल बॉटम पे चल रहे हैं। देखिए मुल्तान की बात कर लूं या इनकी बात करूं, ये आपको नजर आ रहा है पेशावर मैंने कहा ना कि रोले हैं। मुल्तान का मसला ये है कि अगर दोनों प्लेयर्स की बात करूं, चाहे शाहीन की बात करूं, मैं पहले से ही शुरू से कह रहा हूं कि जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था ये तीनों आपको ज्यादा प्रेशर में नजर आते थे। एक्सपेक्टेशन बहुत है ना पाकिस्तान को कंसिस्टेंटली कितने से खेल रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस होती है कि अच्छा परफॉर्म करके देंगे। रिजवान की बात करें, ऐसा कप्तानी आपको याद हो जब दी नहीं गई थी पाकिस्तान की तो यही रेट किया जा रहा था कि यार मुल्तान को जिस तरीके से वो लेके चले हैं डोमेस्टिक के अंदर, केपी को लेके चले हैं तो एक अच्छा कैंडिडेट होगा कप्तानी के लिए। लेकिन फिर मैं डगआउट्स पे आ जाता हूँ। देखें बेस्ट माइंड्स बैठे हुए मुल्तान में, अब्दुल रहमान भाई हैं, डोमेस्टिक को जानते हैं, हर चीज जानते हैं, लेकिन कितनी अथॉरिटी उनको दी गई है कि डिसीजन मेकिंग पावर में, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको महदूद जरूर किया जाता है क्योंकि ऑनर की इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होती है। तो अब पता नहीं कितनी उनके पास अथॉरिटी है टीम सिलेक्शन की, अगर बात करूं आगे वक्त आने पर ही पता चलेगा, चीजें खुलेंगी। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल पीएसएल की जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उस पर हम बातचीत कर रहे थे। एक्सप्रेसो में वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी अब कुछ बात करते हैं दुनिया की बड़ी रंगारंग मुतासिर कुन दौड़ों में से एक लंदन मैराथन की, जो लंदन बरतानिया की सड़कों पर मुनाकिद होती है। इस मैराथन में रिकॉर्ड 56,000 से ज्यादा रनर्स ने हिस्सा लिया। इन रनर्स में माहिर एथलीट्स, फलाही तंजीमों के नुमाइंदे, खेलों के शौकीन अफराद और खुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद भी शामिल होते हैं। जबकि इस मैराथन में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी रनर्स ने भी हिस्सा लिया, जिसमें यूसुफ मलिक भी शामिल हैं और उन्होंने 42.2 किलोमीटर का जो मैराथन ट्रैक था वो 5 घंटों में मुकम्मल किया। मोहम्मद यूसुफ मलिक फलस्तीनी परचम पहनकर मैराथन में शरीक हुए। लंदन मैराथन सिर्फ एक खेल नहीं है, ये जज्बों का मेल है। हर साल इस दौड़ के जरिए लाखों पाउंड खैराती मकासद के लिए जमा किए जाते हैं। बिल्कुल, और ये इवेंट दुनिया भर में सबसे ज्यादा फंड रेजिंग करने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स में शामिल है। और ये जो इस वक्त 7 सिडनी मैराथन के बाद 7 जो मेजर्स हैं उनमें से एक मेजर है। ये दौड़ जो है दरियाए टेम्स के खूबसूरत किनारों से शुरू होकर लंदन के तारीखी मकामात तक जाती है, जैसे कि टावर ब्रिज है, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और बिग बेन है। उससे गुजरती हुई मलका एलिज़ाबेथ डोम के बहल के करीब पर ये इख्तिताम पजीर होती है। इस हवाले से कैसा तजर्बा रहा यूसुफ साहब का? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो मुल्क की नुमाइंदगी भी करते रहे हैं। यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका तजर्बा कैसा रहा? ये आपकी पहली वर्ल्ड मेजर थी, तो लंदन में भागने का तजर्बा आपका कैसा रहा? अली भाई पहले तो शुक्रिया आपका, आपके एक्सप्रेस न्यूज़ का कि आप लोगों ने मुझे इस टॉपिक पे लिया। लंदन में बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा क्राउड था अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल द वे 42 किलोमीटर तक कोई जगह खाली नहीं थी कि जहाँ पे क्राउड ना हो।
तो आई रियली एंजॉयड द लंदन मैराथन। जबरदस्त। एक तो ये बताएं कि कितनी ज्यादा सख्त होती है, बिकॉज वर्ल्ड मेजर्स में से है और इसकी हाइप भी बहुत ज्यादा होती है, और दूसरा ये कि इस बार हमने बताया 30 से करीब पाकिस्तानियों ने पार्टिसिपेट किया। आपका जो वक्त था उसमें आपको मुकम्मल करने के लिए कितनी मतलब चैलेंजेस थे वो पेश आए? इस वक्त टोटली कोई बोलने के हिसाब से तो 32 पाकिस्तानी एथलीट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन 33 में से 3 लोग हम पाकिस्तान से ट्रेवल करके आए थे, बाकी सब ओवरसीज पाकिस्तानी थे जो यहाँ पे इधर उधर से यहाँ पे पहुंचे थे। बहुत ज़बरदस्त रहा, कोई ऐसा नहीं था, मैंने सारा ऑल द वे एंजॉय किया अपने मैराथन को, कोई ऐसा चैलेंज मुझे नहीं लगा। बट हाँ, एक चीज़ थी कि इन लोगों ने बहुत लेट स्टार्ट किया 11 बजे, और धूप बहुत ज्यादा थी, गर्मी हो गई थी, ये थी एक, और अदरवाइज ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जो मिसिंग हुई हो। हमने बहुत एंजॉय किया। राइट। तो यूसुफ साहब ये बताइएगा कि आपका सफर कब से शुरू हुआ, कब से आपने मैराथन की तैयारी करना शुरू की, और आप मैराथन की जानिब आए क्यों, और दौड़ने के एक स्पोर्ट्स है उसकी जानिब किस तरह से आए? अली भाई, ये तो बहुत इंटरेस्टेड बात है कि मैं तकरीबन कोई आज से 15-20 साल पहले की बात है, मैं रनिंग में आया था, क्योंकि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि तुम रनिंग करो तो देखो क्या होता है। तो मैंने अपनी हार्ट की जो प्रॉब्लम थी वो रनिंग से बिल्कुल खत्म की, कोई मुझे बाईपास नहीं किया। तो उसके बाद मैंने रनिंग को नहीं छोड़ा, करते करते मैं फिर पहले अपने नए वहाँ पाकिस्तान में रनिंग करता रहा, फिर उसके बाद इंटरनेशनल बहुत सारी रनिंग मैराथन की। तो अब ये आज मेरी पहली मेजर मैराथन थी। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं सब कि इससे पहले कौन सी आपने वर्ल्ड मेजर्स में से ये आपकी पहली थी? इंटरनेशनल कौन सी मैराथन्स है जिनमें आपने रनिंग की है, और अपना जो टाइम है वो जिससे कैलकुलेटेड था, इधर 5 घंटे और उधर इससे कम वक्त में भी किया? जी बिल्कुल, मैंने इससे पहले बहुत सारी इंटरनेशनल मैराथन की है। मैंने दो बार दुबई की है, इस्तांबुल मैराथन की हुई है, ग्रीस की हुई है, अच्छा मैंने कनाडा की है, इटली मैराथन की है। तो इससे पहले मेरा कराची में लास्ट जो मैराथन टाइमिंग थी वो 4 आवर 3 मिनट थे। ये मैंने स्लो की है, एंजॉय किया है इसको, कोई मुझे इसमें हरी नहीं थी कि मैं यहाँ आके स्पीड मारता, क्योंकि एंजॉय करना था मुझे अपनी रनिंग को। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो जीतने वाला है उसका जो रिकॉर्ड लंदन मैराथन में जिसमें आप भागे हैं वो 2 घंटे 2 मिनट और कुछ सेकंड्स के करीब है। तो हम समझ सकते हैं इस बात को कि वो प्रोफेशनल्स हैं और आप एक हार्ड कंडीशन के साथ भाग रहे हैं। तो अब ये बताइएगा कि इस हार्ड कंडीशन को क्या ये दूर हो चुकी है, या इसमें कुछ बेहतरी आई है आपकी रनिंग की वजह से, क्योंकि आपको डॉक्टर ने रेकमेंड किया था ये? नहीं, ये बिल्कुल, जब मैंने आज से तकरीबन 15-20 साल पहले जब मुझे हुई थी, तो उसके बाद मैंने रनिंग स्टार्ट की, तो विद इन 1 ईयर वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। उसके बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई मेडिसिन नहीं यूज करता, बिल्कुल मैं फाइन, कोई ऐसा मसला नहीं है जिसकी वजह से मुझे कि हार्ट की वजह से मुझे वो हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैंने बहुत अच्छी रनिंग की। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इसके लिए प्रिपरेशन आपने ट्रेनिंग जो है वो आपने किस तरह से की? जब आपने तैयारी करनी थी, आपने सोचा कि अब मुझे लंदन मैराथन जो है वो भागना है उसके लिए, तो उसके लिए डेफिनेटली आप बगैर तैयारी के नहीं जा सकते, तो वो किन कंडीशंस में की, और इधर जब आप कर रहे थे तो कितना टाइम आपका था? देखें, इस लंदन मैराथन के लिए बहुत टफ ट्रेनिंग की थी, बिकॉज आपको पता है कि पीछे हमारा रमज़ान निकल के गए, तो हमें रमज़ान में रनिंग करनी होती थी। तो या तो मैं फास्टिंग में रनिंग करता था, तो या फिर रात को आफ्टर तरावी रनिंग करता था। तो ये 2 होते थे। तो मोस्टली मैंने जितनी भी रनिंग की बिफोर इफ्तारी रमज़ान में की, और आपको पता है कराची में कितनी गर्मी भी पड़ रही है, तो ट्रेनिंग तो सख्त थी, इसमें कोई दो राय नहीं। राइट, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो पहला मेजर मैराथन मुकम्मल करने पर आपका जो पहला बैज, पहला मेडल आपको मिल चुका है। अब आपका क्या इरादा है बाकी जो इस वक्त ये बिल्कुल ये जो हमारे नाज़रीन देख सकते हैं इस चीज़ को, तो उसके लिए फिर से एक बार मुबारकबाद। अब बताइएगा कि क्या आगे आपका इरादा है कि बाकी मेजर्स भी कंप्लीट करनी है आपने? नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला मैं अब आने वाले शिकागो मैराथन, वर्ल्ड मेजर मैराथन है, वो करूंगा इंशाल्लाह। बर्लिन भी करूंगा इसी साल। तो 2 इस साल वर्ल्ड मेजर मैराथन और हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह
जो वर्ल्ड मेजर मैराथन के ट्रैक पे आया हूँ, तो ये इंशाल्लाह कंप्लीट करूंगा 6 स्टार। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमें पूरा यकीन है कि आप कर लेंगे ज़रूर। अच्छा, जिस तरह से आपने अभी एक्सप्लेन किया कि आपने रनिंग एक हार्ट कंडीशन थी उसके बाद शुरू की थी, तो आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या पैगाम देंगे कि रनिंग जो है वो ख़ास तौर पर आपकी अपनी हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके जब आपकी रूटीन में ये शामिल हो जाती है तो उससे आपकी ज़िंदगी पर मस्बत असरात कौन कौन से पड़ते हैं? देखें, मैं आपने तमाम इस वक्त देखने वाले नाज़रीन को ये बोलूंगा कि देखें, अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, और देखें अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना होगा, क्योंकि आजकल के दौर में बहुत बिजी लाइफ हो गई है, कोई अपने लिए टाइम नहीं निकालता, आप भागम भाग रहती है। तो जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि यार मैं फिट नहीं हूँ, तो एटलीस्ट अपने लिए डेली हाफ एन आवर निकाल के थोड़ी सी रनिंग कर लिया करें, क्योंकि रनिंग जैसी कोई चीज भी नहीं है। अब मैं जब से रनिंग कर रहा हूँ तो यकीन करें कि मैं जैसे रनिंग नहीं करता उस दिन मुझे रात को नींद नहीं आती, तो रनिंग इज बेस्ट। बिल्कुल, आज आप जैसे स्पोर्ट्समैन ही हैं जिन्होंने अपना ओढ़ना बिछोना ही अपनी स्पोर्ट्स को बना लिया है, और ये स्पोर्ट्स ही है जो आपको फिट रखती है, आपको टॉप ऑफ योर गेम रखती है। यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपना तजर्बा लंदन मैराथन का शेयर के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो बाकी मेजर्स आपकी रह गई हैं वो भी जल्द से जल्द मुकम्मल करें। हम ब्रेक पर जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। नाजरीन, आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि मौत छूकर गुजर गई, जैसे मुहावरे इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं, और आम आदमी के लिए तो बस मुहावरा ही है, लेकिन ऐसे कई वाक़यात हुए हैं जिसमें वाकई मौत छूकर गुजर जाती है, इसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है जिसको ये छूकर गुजरती है। मिसाल के तौर पर दोस्तोयेवस्की ने 2-3 नावल लिखे, कुछ वाजिबी सी मकबूलियत उन्होंने हासिल की, और फिर 22 दिसंबर 1849 का दिन आता है जब उन्हें फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन फायर होने से चंद लम्हे कबल ज़ार रूस का फरमान आ जाता है कि उन्हें गोली ना मारी जाए बल्कि सज़ा के तौर पर साइबेरिया भेज दिया जाए। इस वाक़े से पहले और इस फायरिंग के वाक़े के बाद वाला दोस्तोयेवस्की दोनों मुख्तलिफ शख्सियात लगती हैं, और एन फायरिंग से बच निकलने वाला दोस्तोयेवस्की ऐसा तख्लीकी शख्स बन गया जिसने बिला मुबालगा हमारी दुनिया तब्दील करके रख दी है। और ऐसा क्यों होता है कि ये तो वही शख्स बता सकता है जिसके छूकर गुजरी हो। और 22 मई 2020 को पाकिस्तान में एक जहाज़ को लैंडिंग के दौरान हादसा पेश आया था, और एक मुसाफिर जो सीट नंबर 1C पर बैठा है बच जाता है, और आज वो शख्सियत हमारी मेहमान है। हमारे पास ढेर सारे सवाल हैं उनसे करने के लिए, ये जानने के लिए कि जो छू कर जाती है वो कैसा फील करता है। जी हाँ, जफर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO बैंक ऑफ पंजाब। अस्सलाम वालेकुम जफर मसूद साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक्सप्रेसो में हमें ज्वाइन किया। इससे पहले कि हम आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, मतलब अदब, आर्ट, मौसीकी के हवाले से आपके फ़हम पर हम बात करें, मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ जिसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे किसी हादसे के दौरान जो दिमाग है उसकी कैफियत पर, अपनी ऑप्टिमम कैफियत पर आ जाता है और वक्त फैलता है, स्लो होता है, एक एक लम्हा न सिर्फ इंसान रजिस्टर करता है बल्कि रहती उम्र तक उसकी याददाश्त, यानी जो विविड याददाश्त है सबसे, वो रहती है। क्या ये बात दुरुस्त है? जी, एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आप दोनों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ फॉर डूइंग अ ग्रेट शो, बाय द वे। थैंक यू। बहुत कंपटीशन है ये मॉर्निंग शोज़ का, मगर आप लोगों ने और एक्सप्रेस ने अपने लिए बहुत अच्छी जगह बनाई है इसके अंदर, इवन इन दिस कंपैरेटिव एनवायरनमेंट। मेरी तरफ से आप लोगों को मुबारकबाद, आप दोनों को और आपकी मैनेजमेंट को। थैंक यू। देखिए, इसकी जो आपने सवाल पूछा है ना, इसके दो पहलू हैं, इसके दो फैसेट्स हैं जिसको हम कहते हैं। एक तो ये है कि राइट बिफोर द क्रैश जब आपको पता हो कि ये एक्सीडेंट होने वाला है तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होती है, और जो दूसरा वो पीरियड है कि जब क्रैश हो रहा होता है या एक्सीडेंट हो रहा होता है तो उस वक्त आपकी क्या मेमोरीज हैं। मैं पहले सेकंड वाला जो पीस है उसको टैकल करता हूँ। वो सेकंड वाला जो पीस है उसमें फॉर्चुनेटली मैं फेंट कर गया था बिफोर द क्रैश स्टार्टेड, एंड मुझे उसकी कोई मेमोरी नहीं है। वो जो कहते हैं ना क्रंच पीरियड, वो क्रंच पीरियड मुझे बिल्कुल याद नहीं है। उसकी वजह से गालिबन मेरी जो थोड़ी सी जो मेंटल सैनिटी है वो भी थोड़ी सी अनइम्पेयर्ड रही, लेकिन वो मुझे बिल्कुल याद नहीं है।
लेकिन जो उससे पहले का टाइम पीरियड है जब मुझे ये अंदाज़ा था ये जहाज़ जो है ये गिरने वाला है और कोई सूरत नहीं है बचने की, तो उस वक्त मेरी क्या फीलिंग थी। ये किताब जो है ये उसी के बारे में एक्चुअली लिखी गई है, उसी 30 सेकंड, मैं उसको कहता हूँ 30 सेकंड स्टोरी, ये उसी 30 सेकंड के बारे में लिखी गई है कि वो मेमोरीज जो हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट मेरी ज़िंदगी में हैं, लाइफ चेंजिंग हैं, लाइफ ऑल्टरिंग हैं, और वो मेमोरीज जो हैं उनको मैं ये समझता हूँ कि मेरी एक ड्यूटी थी, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उनको कैप्चर करता और एक परमानेंट सिस्टम में डालता, जो मैंने किताब की सूरत में भी डाला इन दिस ट्रांजिटरी वर्ल्ड। हम सबको जाना तो है सूनर लेटर वन वे और दी अदर, मगर ये जो आप एक चीज़ पीछे छोड़ के जा रहे हैं वो लर्निंग्स हैं जो मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि कोई ज़िंदगी में फेस ना करे। मगर वो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है जहां आप 30 सेकंड अपने कठेरे में खुद खड़े होते हैं और आपकी एक असेसमेंट हो रही होती है कि आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी। बिल्कुल, और मैंने उसके बारे में किताब लिखी है और उसी को कैप्चर किया। जी हमने तो ये सिर्फ रिसर्चेस में ही सुना था, जो लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, आज आपके मुंह से सुनकर हमें और भी रियलाइज हो रहा है कि ऐसा ही होता है कि जो टाइम डायलेशन है उसमें फ़र्क आ जाता है और आपको जिस तरह तेज़ी से टाइम गुजरता हुआ महसूस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो ये बताइएगा कि जब साहब आप क्या सोचते हैं कि जो ये तजर्बा है हादसे के बाद, क्या एहसास ज़िम्मेदारी ज़्यादा पैदा हो जाती है? क्योंकि नफ्सियात ये कहती हैं कि जितना बरस आपने गुजारे होते हैं वक्त जो है तेज़ी से गुजरने लगता है, लेकिन क्या ऐसा हादसा होने के बाद एहसास ज़िम्मेदारी ज़्यादा पैदा हो जाता है और क्या आपको वक्त की कमी का एहसास ज़्यादा होने लगता है? क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा अली अमीर की आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि इसके भी दो पहलू हैं, मैं दोनों को टैकल करने की कोशिश करता हूँ। एक तो जो पहले आपने इसका एक एलिमेंट पूछा है वही क्या एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाती है आप में कि आपने जो है वो जो आपने काम नहीं करने थे वो आपने किए हैं, और जो काम आपने शायद पेंडिंग छोड़े थे वो आप उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, और जो आपका एक शिफ्ट आता है ज़िंदगी में कि आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं और आप चाहते हैं कि आप उसको जल्दी जल्दी कर लें। यहाँ तक तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उस सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाती है, बिकॉज आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ज़िंदगी जो है वो कितनी जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, वो कितनी जो है उसकी ज़िंदगी, उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है और वो कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है। लिहाजा जो काम करना है उसको जल्दी कर लो, और बेहतर है कि ऐसा इम्पैक्टफुल काम करो कि जो लोग आपको आपके जाने के बाद याद रख सकें। तो यहाँ तक तो आपकी बात बिल्कुल 100% करेक्ट है कि ये बात तो अर्जेंसी का एक एलिमेंट आ जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, और आपने जो पेंडिंग और आपकी प्रायोरिटी ज़िंदगी में चेंज हो जाती है, तो शायद जो प्रायोरिटीज़ पहले कुछ और होती थी वो अब इस इम्पैक्ट की डायरेक्शन में चलने लगती हैं। दूसरा ये कि आपकी कुछ लर्निंग्स होती हैं जो पहले से आपके साथ बड़ी डियर होती हैं, तो वो आप कितना अपनी हद तक उसको, मेरे केस में तो वो रीइंफोर्स हुई हैं। तो मैं पहले भी जो काम करना चाहता था, जो इम्पैक्ट के लिए काम करना चाहता था, वो यकीनन वहाँ पर था, मगर गालिबन मैं उसको उस तरह प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा था जिस तरह आपने भी फरमाया, और उसको मैंने फिर प्रायोरिटाइज़ किया और उसको मैंने ब्रश किया, और कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितनी ज़िंदगी है जिसका कुछ पता नहीं कि एफेमरल लाइफ है, कभी भी जा सकती है, तो लिहाजा उससे पहले सब कुछ कर लो जो करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे हैं, हमें पता है कि आप एक तरफ मौशियात के आदमी हैं, आपकी लाइफ सारी डिजिट्स में गुजरी है, दूसरी तरफ मौसीकी है, फ़लसफ़ा, नफ्सियात, अदब, अखलाकियात का बेहतरीन फ़हम और शौक़ है आपके पास, यानी बहुत हमा जहती है। तो ये जो हमा जहती है आपकी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रही होगी, लेकिन क्या इस इंसिडेंट के बाद इन कमाल उलूम की जो अहमियत है आपको ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई दी अपनी पर्सनैलिटी में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ है। एक तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है जिससे बहुत लोग वाकिफ़ हैं ऑलरेडी, मेरे वालिद मुनव्वर सईद साहब जो बड़े मशहूर अदाकार हैं माशाल्लाह से जी। मुनव्वर सईद साहब का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर, और जो अप्रिसिएशन है आर्ट और कल्चर का वो उनकी वजह से आता है। फिर मेरे जो नाना थे सैयद मोहम्मद तकी साहब, बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, उनकी अभी किताब भी आ रही है जो मेरी कज़न ने उसको ट्रांसलेट किया अंग्रेज़ी में, सुमेरा सईद ने, वो अब इंशाअल्लाह 24 मई को वो आर्ट्स काउंसिल में उसकी लॉन्च है।
मेरे उनके भाई बड़े रईस अमरोवी साहब, मेरे नाना के बड़े भाई, मेरे नाना के छोटे भाई रईस जॉन एलिया साहब, इन सब का बहुत एक इन्फ्लुएंस रहा और अप्रिसिएशन रहा। फिर मेरे बड़ों का रहा, मुमताज़ सईद साहब का बहुत इन्फ्लुएंस मुझ पर रहा। उनकी जो बेगम हैं उन्होंने भी किताब लिखी है, मेरी खाला शाइस्ता सईद साहिबा, उनके जो बेटे हैं काजिम सईद साहब, उन्होंने भी किताब लिखी है। तो एक अप्रिसिएशन फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेचर हैज़ ऑलवेज बीन देयर इन द फैमिली। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये को एज सच आफ्टर द क्रैश को इस तरह की रियलाइजेशन हुई है या अप्रिसिएशन हुई है, दिस हैज़ ऑलवेज बीन देयर। मगर एक चीज़ जो अभी लेटली मैंने रियलाइज की है ना, वो ये है कि वी आर लिविंग इन अ वेरी कंपैरेटिव वर्ल्ड, और उस कंपैरेटिव वर्ल्ड के अंदर फॉर यू टू एक्सेल एक आपको एडिशनल एलिमेंट की जरूरत पड़ती है जो मेक यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। और मैंने ये नोट किया है कि ख़ास तौर से अभी इन दिस वर्ल्ड जहाँ पर क्रिएटिविटी और इनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वहाँ पर अगर आपके अंदर हमजहतियत, जो आपने भी बड़ा अच्छा लफ्ज़ कहा, हमजहतियत अगर होती है तो आप चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तो कुछ लोग अगर उसको एक महदूद पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं तो आप उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, और गालिबन आपकी इनोवेशन और आपकी जो एक क्रिएटिविटी है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी, डिफरेंट होगी देन योर कॉम्पिटिशन, एंड यू विल बी एबल टू डू मच बेटर। सो हेंस दिस अप्रिशिएशन फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेचर। मेरी पूरा थीसिस है बाय द वे अली और है ना, on literature and economy and how literature and economy are linked to each other, and कितना important है ये दोनों के लिए, लाजिम व मलजूम है दोनों। इनफैक्ट मेरी तो इरादा ये है कि मेरी जो अगली किताब है उस पर मैं अदर देन एक इकोनॉमिक मौजू के अलावा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और रीजनल पीस पे मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन जो दूसरी किताब मैं लिखना चाह रहा हूँ वो लिटरेचर और इकोनॉमी पे है, और उसका इन्फ्लुएंस बैक एंड फोर्थ दोनों तरफ। देखिए बात ये कि लिटरेचर इज़ अ फॉर्म एंड शेप ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन के अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं है। इनफैक्ट सबसे जो इम्पैक्टफुल चीज़ है, और स्पेशली थैंक्स टू पीपल लाइक योर सेल्फ जो ये मीडिया में है, कि आप लोगों ने स्पेशली जो टीवी पे हैं और सोशल मीडिया पे हैं, आप लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है देन द पीपल रीडिंग द बुक्स, और आप लोग ये भी एक लिटरेचर का हिस्सा है। तो जिस तरह आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं अबाउट दिस, इससे बेहतर एजुकेशन का कोई तरीका नहीं है। और एजुकेशन के अलावा हमारे लिए फ्यूचर जनरेशन को बेहतर करना, मुल्क को बेहतर करना और एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ चलना बिजनेस की और इकोनॉमी के, वो तकरीबन नामुमकिन है। बिल्कुल, और आपने जबरदस्त आपने एक जो कॉम्बिनेशन बताया है, अक्सर लोग इसको अवॉइड कर जाते हैं, और अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शायद नंबर गेम्स अलग हैं और लिटरेचर, अदब, आर्ट ये सब कुछ अलग है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है और समझ में भी आती है कि दोनों चीज़ जो है कल्चरली, ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं, और लोग उसी चीज़ को खरीदते हैं जिसे कल्चरली एसोसिएट करते हैं। और हमने जैसे कि इब्तिदा में जिक्र किया था, दोस्तोयेव्स्की का जिक्र किया था, तो वो ये कहते थे कि ब्यूटी विल सेव द वर्ल्ड। तो आपने भी अपनी किताब में इसका मेंशन किया है, इस वक्त भी आपने जिक्र किया है। तो डू यू बिलीव इन दैट फिलॉसफी कि ब्यूटी विल सेव द वर्ल्ड, क्योंकि जिसको वो ब्यूटी कह रहे हैं वो आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं? जी अच्छा, बड़ा कंट्रोवर्शियल मौजू है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है, बड़ा कंट्रोवर्शियल मौजू है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये वो इस पैराई में इसको कहते हैं, इस जुमले को कहते हैं ब्यूटी कैन सेव द वर्ल्ड। वो इस पैराई में कहते हैं कि जो आपकी इंटरेक्शन है विद पीपल, जो आपका ताल्लुक है विद पीपल, जो आपका इन्फ्लुएंस है ऑन पीपल, दैट इज समथिंग दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। आई कैन 200% एग्री विद दैट। और मगर एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, पॉवर्टी एरिडिकेशन वाले और इक्वलिटी ऑफ सोसाइटी वाले, वो गालिबन आप मेयरली इस बेसिस पे कि आपका ताल्लुक लोगों के साथ कैसे, उसको आप शायद टैकल नहीं कर सकते। मैं पहले स्कूल ऑफ थॉट का आदमी हूँ, जिसके वो खुद भी स्कूल ऑफ थॉट के आदमी थे, कि मैं ये समझता हूँ कि आपका जो लोगों के साथ ताल्लुक है और इन्फ्लुएंस और इंटरेक्शन है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है इन द वर्ल्ड। द वे यू इंटरेक्ट विद पीपल, द वे यू शो द एम्पैथी, कंपैशन टुवर्ड्स पीपल, their problems and issues in life, their strengths and weaknesses makes all the difference in the world, and I think we need to appreciate, और हमें इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से अपने पल्लू से बांध लेना चाहिए कि at the end of the day we can move mountains अगर हमारे ताल्लुकात अपने लोगों के साथ अच्छे हों, हम उनकी एम्पैथी और कंपैशन को, आप लोगों से ऐसे काम ले सकते हैं
आप एक सोसाइटी बहुत अच्छी बना सकते हैं, इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकते हैं जिसके अंदर आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को और स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझें और अप्रिशिएट करें, उसको आगे लेके चलें। और ये बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक है। और सर जिस तरह से ये बाय द वे ये मेरी लर्निंग भी है फ्रॉम माय क्रैश। जो रीइंफोर्स होती है ना एक चीज, वो ये गुडनेस ऑफ पीपल है। मैंने पूरा चैप्टर उसके ऊपर लिखा है, अगर आप किताब मेरी देखेंगी तो एक पूरा चैप्टर गुडनेस के ऊपर है। वो गुडनेस ऑफ पीपल है, वो इसी पैराए में लिखा गया है, इसी कॉन्टेक्स्ट में जो आपने भी फरमाया ब्यूटी कैन सेव द वर्ल्ड, वो उसी एग्जैक्टली पैराए में लिखा गया। ठीक। और सर इसी के ही एक बाब जो दिलेराना इकदाम है जिसके अंदर आपने माहिर नफ्सियात से मशवरा करने का भी सजेशन दिया है, तो उससे तो मेरे माइंड में यही आता है कि यहाँ तो हमारे यहाँ माहिरीन नफ्सियात को पागलों का डॉक्टर समझा जाता है और अजीब व गरीब किस्म के कुछ टैबूज जो है ना वो जुड़े होते हैं उससे। इसी तरह एक ये टैबू भी है कि जी आप इस तरह के किसी डॉक्टर से रब्ता उसी सूरत में कर सकते हैं जब आप जहनी तौर पर बीमार हैं, और इसी तरह ये भी है कि ज़्यादा इल्म इंसान को गुमराह कर देता है। सर आपने इस माशरे को अपनी बड़ी ज़हीन आँख से देखा है, आप क्या समझते हैं हमें इन तोहमात से, तासुबात से और ये जो खौफ है इससे निकलने में कितना टाइम लगेगा? देखिए ना, ये मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये बात छेड़ी, क्योंकि मैं इस बात पे बड़ा जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि जिस एनवायरनमेंट में और जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, आप लोग तो लाहौर में बैठे, मैं कराची में बैठा हूँ, जो कराची में रह रहे हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ का एहसास होगा कि हम एक दबाव के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। हम एक इस किस्म के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं कि जहाँ पर बड़ी अनसर्टेनिटी है ज़िंदगी के अंदर। मेरे एक दोस्त कल मुझे फ़्लाइट पे मिल गया जो मुझे कहने लगे कि जी मैंने नया फ़ोन ख़रीदा है, मैं कराची जा रहा हूँ 3 महीने के लिए, और वो इसलिए ख़रीदा है कि कराची में फ़ोन बड़े छिन जाते हैं। आप ज़रा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखिए इसका कि कितना प्रेशर है आप पे सबकॉन्शियसली कि आप जो है वो हर वक्त अपना एक्शन जो है वो उससे डिटरमिन कर रहे हैं। तो मेरी हद तक तो हर आदमी जो है वो वन वे और दी अदर उसको एक मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है, और वो किसी को कम की ज़रूरत है, किसी को ज़्यादा की ज़रूरत है, मगर ज़रूरत ज़रूर है। और हमें ये क्लीशे जो है इसको तोड़ना पड़ेगा कि ये कोई पागलपन है या कोई टैबू है या क्या है। जिस तरह फिजिकल हेल्थ होती है उस तरह ही मेंटल हेल्थ होती है। इनफैक्ट मैंने तो ये एडवोकेट किया अपनी किताब के अंदर कि मेंटल हेल्थ जो है फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो फिजिकल हेल्थ है आप उसको ओवरकम कर सकते हैं अगर आप मेंटली पावरफुल हो। और मैंने इसी फ़लसफ़े के तहत मैंने जो है फ़ौरन ही अपने हॉस्पिटल बेड से कंसल्ट करना शुरू कर दिया था विद साइकोलॉजिस्ट, और उन्होंने मुझे कुछ 6 महीने मेरे साथ कंसल्टेशन की थी, एंड देन व्हेन दे गिव मी अ क्लीन चिट, आई थिंक इट वाज वेरी कंफर्टिंग फॉर मी दैट परहैप्स थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। बट मैं समझता हूँ कि इसकी कॉन्स्टेंट सिस्टम की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, और इसको हमें टैबू तोड़ने के लिए आपको, मुझे, सबको मिलके काम करना पड़ेगा ताकि हम लोगों को एक पैराए में बंद ना करें, उनको महदूद ना करें कि यार अगर तुम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो तो तुम पागल ही होगे। नहीं, ये तुम्हारी सेहत की बेहतरी के लिए भी है, बिकॉज तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, तुम एक अच्छे इंसान बनने की पोजीशन में आ जाओगे, तुम सोसाइटी के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकोगे। हमें इस पैराए में इसको देख के चलाना पड़ेगा, और इसकी एक्चुअली हिना और अली एक एनेक्डोट एविडेंस एग्जिस्ट करती है, एम्पिरिकल एविडेंस इसकी है कि जब आप इस तरह मेंटली स्टेबल होते हैं और कंफर्टेबल होते हैं तो किस तरह जो है वो सोसाइटीज़ जो हैं, वो माशरा जो है वो ज़्यादा तंदुरुस्त होता है और ज़्यादा तवाना होता है। बिल्कुल ऐसा है। और ज़फ़र साहब एक चीज़ इसमें मैं ये पूछना चाह रही थी कि लगता है जब हम किसी इस तरह की कंडीशन से गुजरते हैं तो आपको लगता है कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा हूँ और मुझे किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, तो उस सूरत हाल में भी क्या आपको इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देना चाहिए कि इतना बड़ा इंसिडेंट, इतना बड़ा ट्रॉमा कोई भी आपकी ज़िंदगी का या गुजरा है या कुछ तब्दीलियाँ, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, बात यह है कि मैं इसको ना बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट टाइप पैराए में देखूंगा। मैटर ऑफ फैक्ट टाइप पैराए में ऐसे देखूंगा कि उसकी कोई डाउन साइड नहीं है। अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आप मेंटली बड़े माशाल्लाह से तंदुरुस्त तवाना है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर आप एक सेशन के थ्रू गुजर जाइए, लेट देम कंफर्म एंड एंडोर्स कि यस दैट इज ट्रू, देयर इज नो प्रॉब्लम। मगर ये इटसेल्फ समझना कि मैं मेंटली तंदुरुस्त तवाना हूँ, मेरी हद तक तो ये भी एक
मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है जिसको परहैप्स एक डबल चेक करने की ज़रूरत है, एक ओवरसाइट करने की ज़रूरत है कि क्या ये सिचुएशन ठीक है या आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं जो आप नहीं हैं। अच्छा जफर साहब, ये बताइएगा कि अक्सर सुनने में आता है कि जो चीज़ आप शौक के लिए करते हैं, जो आपका शौक होता है वो आप अपने लिए करते हैं, पर जब आप दूसरे लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वो आर्ट बन जाता है। तो ये आपकी किताब भी एक आर्ट का नमूना है जिससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, बहरावर हो सकते हैं। तो आपने किन लोगों को अपने जहन में रखा जब आप ये किताब लिख रहे थे? कौन लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? हाँ अली, बड़ा अच्छा, आप बड़ा उम्दा आपने ये एक मौजू छेड़ा है। एक तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि, और मैं बिल्कुल जेन्युइनली इस पे कार फरमा भी हूँ, ये किताब मैंने अपने लिए लिखी है। ये किताब मैंने इस माइंडसेट के साथ लिखी है कि ये किताब जो है ये वो किताब है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ अपने लिए। इसके अंदर बहुत बेहतरीन काम किया है जो मेरी एडिटर हैं, रिसर्चर हैं आमना हसन ने। अंग्रेज़ी बहुत अच्छी लिखी है, फ़्लो बहुत अच्छा है जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, जो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, वो सब आमना का किया हुआ काम है। और आपको नज़र आएगा इस किताब के अंदर कि बहुत अच्छी रिसर्च हुई भी है। द क्रेडिट फॉर दैट ऑल गोज़ टू आमना। द फ्लो ऑफ द बुक एज वेल, जो हम एमेच्योर टाइप के राइटर होते हैं वो इस तरह फ्लो बना ही नहीं सकते जब तक कि आप किसी के साथ अपने आप को कोलैबोरेट ना करें। तो ये मैंने जो ये किताब लिखी थी ये अपने लिए लिखी थी कि जो मेरे अपने जज्बात, जो मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ और जो मैं अपने जज्बात को शेयर करना चाहता हूँ और जो मैं अपने लिए रिमाइंडर रखना चाहता हूँ हिना और अली, कि मैंने ज़िंदगी में अपने आप को रिमाइंड कराते रहना है कि ये मेरी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ है जिनको मैं बिल्कुल लूज ना करूँ और मैं परसू करता रहूँ। तो मैं आई कीप ऑन रीडिंग दिस बुक अगेन एंड अगेन। नाउ दैट इज़ रेजोनेटिंग, दैट इज कनेक्टिंग विद मैनी पीपल, जो मैंने बाय द वे नहीं एक्सपेक्ट किया था, टू टेल यू द ट्रूथ, कि जब ये किताब मैंने लिखी थी तो मेरी कोई इंटेंशन ये नहीं थी कि इसको जो है वो लोग बहुत पजीराई देंगे। मेरा ख्याल था कुछ लोग शायद क्रिटिसाइज भी करेंगे, शायद अभी भी करेंगे, कुछ लोग जो है वो उसको पसंद भी करेंगे, मगर जिस किस्म की मुझे इसके बारे में पजीराई मिल रही है, दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। एंड मेरे जो पब्लिशर है वो भी मुझे बता रहे हैं कि ये गालिबन जिस किस्म का रिस्पांस को 2 महीने हुए लॉन्च हुए, लाहौर में लॉन्च हुई थी 22 फरवरी को, और उसके बाद अब तक जिस किस्म का रिस्पांस मिल रहा है गालिबन किसी अंग्रेज़ी किताब को, जो इतनी महंगी किताब हो, उसको अब तक नहीं मिल रहा है। उसका उर्दू तर्जुमा भी आने वाला है। मगर जो जिस तरह की टॉक्स हो रही है, चौथी टॉक है जो मैं आज करने जा रहा हूँ हबीब यूनिवर्सिटी में आज शाम को 5:30 बजे, उस टॉक के अंदर भी जो है मुझे बड़े प्यार से, बड़े भरम से, बड़े एक रिस्पेक्ट के साथ जो है सब लोग इनवाइट कर रहे हैं। इसके बाद इस्लामाबाद में है, फिर दोबारा लाहौर में है, फिर दुबई में है, फिर हांगकांग में है, फिर दोबारा से कराची में है, इस्लामाबाद में। तो ये जो पजीराई मुझे मिली है वो मैं समझता हूँ कि वो इसी वजह से मिली है कि मेरा अपना एक मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मैं उसको आगे लेके चलूँ। और जब आप इसके लिए काम करते हैं और आपके जहन में बिल्कुल ये नहीं होता कि आपका कोई मोटिवेशन ये है कि आप दूसरों को उसमें अकोमोडेट करें, तो गालिबन वो रेजोनेट ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों से होती है। मैंने जब ये किताब लिखी थी तो मेरा कोई पर से है ना वो नहीं था टारगेट ऑडियंस के मैं किस एज के लिए लिख रहा हूँ, किस ग्रुप के लिए लिख रहा हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे ये माइंड है, फर्टाइल माइंड है, जो यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में पढ़ रहा है, जो यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर से पढ़ रहा है, जो अब अपनी ज़िंदगियाँ एक नए फेज़ में शुरू करने वाले हैं, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मैं तफसील से बात करूँ, उनको मैं एक्सप्लेन करूँ कि ये क्या है। मगर हिना और अली, कोई उम्र नहीं होती अपने आप को चेंज करने की। आप अपने आप को हर उम्र में चेंज कर सकते हैं, हर उम्र में अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। और ये किताब जो है, अगर आपकी प्रायोरिटीज़ बेहतर करने में इवन एट द एज ऑफ 60 आपको हेल्प करे, 70 हेल्प करे, 50 हेल्प करे, दिस इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, जिस तरह से हमारे तो बहुत सारे सवालात थे और ये थे जो हमने आपसे किए हैं सीट 1C को लेकर, इन दी एंड मैं चाहूँगी अगर कोई चीज़ हमसे मिस हो गई हो और आप बताना चाहें या कहना चाहें तो कह दीजिए। जी हिना, आप लोगों ने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इसका अहाता किया, आप लोगों ने सब कुछ ही इसमें कवर कर लिया। आपने इत्तेफाक से मेंटल हेल्थ भी कर ली, लिटरेचर एंड आर्ट भी कर लिया। इसमें मैंने पोइट्री को बहुत सपोर्ट किया है, इसके अंदर मैंने म्यूज़िक के बारे में बात की है, और आज मैं और तफसील से बात करूंगा जो हमारी 5:30 बजे मेरी टॉक है हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर इन मामलात पे, और इसको आगे लेके चलेंगे। इसमें एक मौजू जो है वो मुझे, मेरा फेवरेट चैप्टर भी है वो,
अली और हिना, और वो मैं आप लोगों को भी इनकरेज करूंगा और बाकी को लोगों को भी इनकरेज करूंगा, वो जरूर पढ़िएगा। वो है रिचुअल से रिलेटेड। आई हैव ट्राइड टू कॉन्टेक्चुअलाइज कि रिचुअल्स जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी के अंदर। रिचुअल्स के बगैर जिंदगी अधूरी है। रिचुअल्स आपको जिस किस्म की एक कंफर्ट देते हैं जिंदगी में, एक सूदिंग एक उनका इफेक्ट होता है आपके ऊपर, उससे कोई डिनाइल नहीं है। मगर ये जो रिजिडिटी ऑफ रिचुअल्स है वो आपके लिए भी हार्मफुल है, हाँ। और शायद दूसरे लोगों के लिए ज्यादा हार्मफुल है। और आप देखेंगे कि ये मेरी किताब में मैंने उसको एक एनेक्डोट के साथ, एक एविडेंस के साथ भी आर्ग्यू किया है और एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और मुआशरे में मुस्बत तब्दीली जो आप कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि हर शख्स सीट 1C पढ़े और वो मुस्बत तब्दीली आए। आपने रिचुअल्स के बारे में बात की है, आपने आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात की है इसमें, इसके अलावा मेंटल हेल्थ के बारे में बात की है। और ये सिर्फ किताब नहीं है, ये एक मुशाहिदा नहीं है, ये तजर्बा नहीं है। सीट 1C एक विंडो है, एक खिड़की है जिसके जरिए आप अपने अंदर झांक सकते हैं और देख सकते हैं कि कहां पर कुछ ऐसी कोताहियां रह गई हैं जिसको बेहतर करने की जरूरत है। ज़फ़र साहब ने उसमें रोशनी डाली है। जरूर पढ़िएगा सीट 1C। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। और अब वक्त हुआ है कि आपकी मुलाकात करवाई जाए एक नौजवान उभरते हुए गुलूकार से। जी हाँ, हमारे साथ एक्सप्रेसो में मौजूद हैं ज़हीर अब्बास खान। और आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे हैं जी इनकी अपनी सुरीली आवाज़ में, इस तराइकी के इतने खूबसूरत गाने ये गाते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है इस वक्त और बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग इनकी बढ़ गई है। हमने कहा एक्सप्रेसो में इन्हें बुलाया जाए, इनसे बात की जाए। ज़हीर हमारे साथ ही मौजूद हैं। ज़हीर, क्या हाल चाल आपके? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक। ज़हीर, बताएंगे कितनी उम्र है आपकी और कौन से इलाके से ताल्लुक है? मेरा जी तल्लक है जी दंदा शाह बिलावल से, तहसील मेरी लावा है और ज़िला मेरा तलगंग है और एज मेरी 21 साल है। ज़बरदस्त। तो ज़हीर, मुझे ये तो बताएं कि कब से गाना शुरू किया है और कब से गा रहे हैं? कब आपको रियलाइज़ हुआ कि जी मुझे गाना चाहिए, मेरी आवाज़ अच्छी है या मुझे शौक़ है? जी मुझे हो गया तकरीबन 8 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, और मैं फैमिली से सिंगर हूँ और मुझे मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो आपके बड़े चर्चे हैं आजकल सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आपको गाते हुए सुना जा सकता है। तो ये बताइएगा कि आपने पहले से प्लान? जी 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 बताएं। जी जी बोले हैं बेशक। नहीं, यानी मैंने कहा आपने प्लान करके किसी स्ट्रेटजी के तहत सोशल मीडिया पर आपकी अपीयरेंसेस आती हैं, या आप जो भी गाते हैं लोग करके उसको जो है अपलोड कर देते हैं? आजकल तो पहली तो बात यह है कि मुझे इतनी इज़्ज़त मिली है, मैं अपने अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपनी माँ का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ये मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी मैं गाता हूँ आजकल तो एक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ट्रेंड बन चुका है टिकटॉक पे, मैं जो भी गा रहा हूँ तो हमने देखा है ज़हीर। अब हम इतना वक्त बातों में नहीं जाया करते, हम चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस को भी सुनाएं कुछ। जी इंशाल्लाह ज़रूर। मेरा एक सुपर हिट सॉन्ग है वो मैं परफॉर्म करना चाहूँगा। ज़रूर ज़रूर। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। वसद दिल दी सजन तबाही न कर, वसदे दिल दी सजन इंज तबाही न कर, हथ जुड़े दी पैया बेवफाई न कर, वसदे दिल दी सजन तेनू चांदी हाँ ते चांदी रासा, बन के नौकर मैं कदमां च बासा, जिंद ने माणी नू चन इंज सताही न कर, जिंद ने माणी नू चन इंज सताई न कर, हथ जुड़े दी पैया बेवफाई न कर, वसदे दिल दी सजन सब नू छोड़ा है चुनिया मैं तैनू, दुख ना दे तू जुदाई दे मैनू,
इंज विचाले दिला दे जुदाई न कर, इंज विचाले दिला दे जुदाई न कर, हथ जुड़े दी पैया बेवफाई न कर। जबरदस्त, क्या खूब गाते हैं आप। 21 साल के हैं, कब से गा रहे हैं? आपने बताया क्या किसी से सीखा आपने? पहले आपने बताया कि आपकी वालिदा का बहुत किरदार है, लेकिन उसके अलावा कोई उस्ताद हैं आपके? जी मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे उस्ताद मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माशाल्लाह से फैमिली भी है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है माशाल्लाह। और अच्छा ज़हीर, मुझे ये बताएं कि जो आपका अंदाज़ है सराइकी में जो आप गाते हैं, ये बहुत ज़्यादा बेसिकली फेमस हो रहा है और वैसे ही सराइकी बड़ी खूबसूरत सी मीठी सी ज़ुबान है और उसमें गाना हो तो क्या ही बात, और अगर पक्के सुर हो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे ये बताएं कि किसी और ज़ुबान में भी गाना पसंद करते हैं या गाते हैं? उर्दू, पंजाबी या सराइकी? सबसे ज़्यादा आप सराइकी में ही गाते हैं? असल में मुझे सराइकी पसंद है और मैं सराइकी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ और मुझे इज़्ज़त भी सराइकी से मिली है। तो मैं, मेरी ज़बान है, मैं ये सराइकी पसंद करता हूँ और मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त इसी में दी है। मुझे सराइकी में लोग पसंद करते हैं तो मैं यही गाता हूँ। बिल्कुल, तो आपको लबो लहजा भी जो है वो उसको सपोर्ट करता है और फिर जो सुर हैं उसमें आपको पता है जो गायकी है उसमें अदायगी बहुत मैटर करती है, बहुत ज़बरदस्त अदायगी आपकी। लेकिन ये बताइएगा कि कुछ खास मौज़ूआत की जानिब आप राग़िब हैं? कुछ लोग जो है मोहब्बत की जानिब ज़्यादा राग़िब होते हैं, कुछ जो है चेंज, सोशल चेंज लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप अपने गानों से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी आवाज़ काट रही है, ज़रा दोबारा प्लीज़। जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप किन मौज़ूआत पर गाते हैं? मैं ज़्यादा गाता हूँ कि हिजर के टॉपिक पे मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। आजकल के गाने मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता और मैं सैड स्टोरियाँ बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि मैं वही ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है, इसके साथ साथ जिस तरह से आप गा रहे हैं और सराइकी को पुट कर रहे हैं, अभी हम ब्रेक पर जाएंगे जी और कुछ ही देर में ब्रेक से वापस आते हैं।